दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। फिर से एक बार बेसिक से बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कभी पढ़े नहीं हैं या पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी है। आज हम उन लोगों को पार्ट ऑफ सेंटेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस में सर्वप्रथम उनको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताएंगे। क्या बताएंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। अब प्रेडिकेट का हिंदी अर्थ होता है विधेय। क्या बोला जाता है? विधेय। ठीक है, प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आप समझ गए। अब आते हैं सबसे इनकी ज़रूरत क्या है, पहले इस पे विचार करते हैं। ज़रूरत ये है प्यारे बंधुओं, जब भी अंग्रेजी में आपको कोई ट्रांसलेशन करना होता है, कोई सा भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सर्वप्रथम आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, तभी तो आप उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। और ये जानकारी भी होनी चाहिए सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं और पार्ट कैसे और किस क्रम में लिखे जाते हैं, है ना। जब तक आपको यही नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन का सब कुछ स्पेलिंग रूल नियम जानते रहेंगे, बावजूद उसके ट्रांसलेशन में गलती कर बैठेंगे। पहला रीजन। दूसरा रीजन, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या होते हैं, इनके पार्ट्स को किस क्रम में कैसे लिखा जाए, कौन पहला होगा, कौन दूसरा होगा, कौन तीसरा होगा, यही रूल हम लोग क्या है पढ़ते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्यों पढ़ते हैं। कई बार ये होता है कि सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में लगता है, कई बार ये होता है सब्जेक्ट वाक्य के बीच में लगता है, लेकिन कई बार हिंदी में हम समझ नहीं पाते सब्जेक्ट वाक्य के अंत में लगता है और हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि हम उसको निकालना नहीं जानते। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट पहले क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। कहा गया है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसे निकालने के लिए वाक्य में हु लगा के प्रश्न करें या हुम लगाकर प्रश्न करें तो यह वाक्य में क्या है? निकल जाता है। तो उत्तर जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट है। जैसे राम पानी पीता है, अब हमको निकालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट निकालने का दो विधि है, एक हु लगा के निकालिए, अगर इससे नहीं निकलता है तो हुम लगाइए। अगर आपको हु से मिल जाता है तो हुम लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आपको एक ही से प्रश्न करना है, पहले प्रायोरिटी आप हु को देंगे, हु से नहीं निकलेगा तब आप हुम को देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, राम पानी पीता है। ठीक, अब इसमें ये आप समझिए कि कौन पानी पीता है, तो कौन पानी पीता है तो उत्तर आपको कौन के स्थान पे क्या मिला? राम मिला। तो क्या मिला? राम मिला। यही राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये राम वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अतः वाक्य का सब्जेक्ट कौन हुआ? राम हुआ। बात समझ में आई? लेकिन अब सवाल ये उठता है किसे कैसे लगा के प्रश्न करें। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो प्यारे मित्रों आपको ये तो समझ में आ गया है ना। अब इसमें आप कौन चाहिए तो बिल्कुल गलत बात है ना। किसे पानी चाहिए तो मुझे चाहिए। इस बार आप हु लगाएंगे तो निकलेगा नहीं, किसको प्रायोरिटी देंगे? हुम को। ठीक है, तो किसे पानी चाहिए? मुझे चाहिए। तो मुझे जो निकला है ये सब्जेक्ट निकला है। अब मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मी होती है। तो ऐसे में आप सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी का।
तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो वाक्य का जब भी शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसीलिए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब पूछा है कि इसी प्रश्न को अंग्रेजी में हम कैसे करें। जैसे बोला राम ड्रिंक्स वाटर, यही राम पानी पीता है। तो अब आपने प्रश्न किया हु ड्रिंक्स वाटर, कौन पानी पीता है। तो हु की जगह पे उत्तर क्या मिला, राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे एकदम क्लियरली। अब आते हैं कि पूछा है ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्म, यानी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है। इसको समझिएगा, हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं, ठीक है, वह वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। अब बात सिर्फ ऑब्जेक्ट की होती तो अब इससे भी समझ लेते हैं कि बात सिर्फ अब ऑब्जेक्ट की नहीं रह गई, सिर्फ परिभाषा की नहीं रह गई। इसको प्रैक्टिकली करके समझते हैं। जैसे कि राम ड्रिंक्स वाटर, है ना। अब बात यहाँ ये आ गई, जितना भी वर्ब होगा उसके अंत में ना आएगा उससे एक्शन पता चलेगा। जैसे करना, उठना, बैठना, सोना, पीना, नहाना, धोना, ऐसे जितने हिंदी के फ्रेज हैं वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, ऐसे हिंदी के जितने शब्द हैं वो क्या है, वर्ब है। अब जैसे हम एक शब्द में बोलें अक्यूज, ACCUSE, हिंदी में बोलते हैं दोष लगाना। क्या बोलते हैं, दोष लगाना। तो हिंदी में एक फ्रेज के रूप में आया, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, दोष के लिए अलग से अंग्रेजी लगाएंगे फॉल्ट, है ना। लगाना की अंग्रेजी क्या होता है, अप्लाई, तो अप्लाई कर देते हैं, है ना। ये गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप एक शब्द में जितना आएगा वो सब वर्ब रहेगा। ठीक, फ्रेजल भी हो सकता, वो भी वर्ब होगा। जैसे गेट अप, गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना। उठना आ गया तो उठना भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो आई होप आप समझ गए। तो प्यारे मित्रों, आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, है ना। निकालने के लिए, इसे निकालने के लिए वाक्य में वाट लगाकर प्रश्न करें या हुम लगाकर प्रश्न करें। हिंदी में क्या लगा के प्रश्न करें या किसे लगा के प्रश्न करें, और उत्तर जो मिलता है वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे आप निकालेंगे। ये जो है वाट करिए चाहे हुम करिए, वाट करिए चाहे हुम करिए, दोनों के साथ वर्ब जरूर लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब, तभी निकलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर वाला राम पानी पीता है। ठीक है, अब राम हमने लिखा राम, अब फिर बोला क्या, राम क्या। तो अब देखिए क्या के साथ वर्ब यहाँ क्या दिया है, पीता है, तो यहाँ पीता है जोड़ दीजिए। तो राम क्या पीता है। अब इस क्या की जगह पे जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो उत्तर क्या मिला, पानी पीता है, यानी वाटर पीता है। तो वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। मैंने ऐसा बोला, मैं उसे पीटता हूँ। तो सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन पीटता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। बीट मतलब पीटना। अब आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा, पीटना लास्ट में ना आ गया तो वर्ब हो गया कि नहीं, एक्शन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, तो वर्ब हो गया। ठीक, ऐसे वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं। ऐसे वर्ब को कौन सा वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। मेन मतलब मुख्य क्रिया बोलते हैं। तो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, जिनके अंत में ना आए और उनसे कोई एक्शन यानी काम हो
तो उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो आई होप ये भी समझ गए। अब आते हैं सेंटेंस में लिखा गया है आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। तो कौन पीटता है, आई, ये तो सब्जेक्ट हो गया। आई क्या करता है, बीट करता है, पीटता है, ये तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आप देखिए इस सेंटेंस में भी सेम प्रायोरिटी आप देंगे, इस सेंटेंस में भी सेम प्रायोरिटी। पहले आप व्हाट को प्रायोरिटी देंगे, आई क्या पीटता है, ऑब्जेक्ट नहीं निकलेगा। आई किसे पीटता है, तो उत्तर मिला क्या, उससे पीटता है। तो इस बार ऑब्जेक्ट कौन हो गया, हिम। तो प्यारे बंधुओं, इसी तरह से व्हाट से जो निकलता है ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। और हुम से जो निकलता है ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको बता दें ये ऑब्जेक्ट ही आपको मदद करता है, हेल्प करता है एक्टिव से पैसिव बनाने में। क्या करता है, एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो बच्चा तो इसको पढ़ता नहीं है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। एक्टिव पैसिव पूरा रूल कोई बता दे वो एक्टिव पैसिव नहीं बना पाएगा सही से। वो कितनों जब तक उसको पार्ट ऑफ सेंटेंस की जानकारी नहीं, जरूर मिस्टेक करेगा। ठीक है, तो यही एक्टिव से पैसिव बनाने में मदद करते हैं, है ना। और सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने में मदद करते हैं। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें ये बताते हैं कौन सा वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा, कौन सा वर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और वर्ब तो आपको पता ही है, ठीक है, वर्ब तो आपको पता ही है। तो आई होप आप समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमको जो ऑब्जेक्ट मिला था वो क्या मिला था, पानी। पानी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पानी किससे निकला, क्या पीता है, तो क्या से निकला, तो पानी कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया। अब आइए आगे देखते हैं अगले सेंटेंस में क्या बोला है। आगे सेंटेंस में बोला है कि प्रेडिकेट क्या होता है। क्या बोला है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधेय, है ना। कह रहा है सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, जो कुछ बचता है वो सब प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ भाग क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आई। तो प्यारे बच्चों अब हम ये देखेंगे कि इस प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के भाग कैसे हो, कितने हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, है ना, सबको डिटेल में देखते हैं। तो पहले ये समझते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ लिखा गया है, तो पहले देखिए बोला है कि आई रीड अ बुक डेली इन द मॉर्निंग, कि मैं रोज एक किताब पढ़ता हूँ। कब, सुबह में। डेली इन द मॉर्निंग मतलब रोज सुबह में। डेली इन द मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया, रोज सुबह में। तो जैसे आपको ये मिल गया रोज सुबह में, ये तो आपको दिख गया। अब उसके बाद क्या है कि रीड अ बुक। रीड अ बुक का मतलब किताब पढ़ता हूँ, है ना, किताब पढ़ता हूँ, ये भी मिल गया। कौन पढ़ता है ना, मैं, तो आई मिल गया। ठीक, तो इसका हिंदी अर्थ हो गया कि मैं रोज सुबह में एक किताब पढ़ता हूँ। प्रश्न सिंपल है, सब्जेक्ट निकालने के। कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन से निकालिए, और नहीं निकलता है तो क्या, किसे से निकालिए। तो अब आप देखेंगे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, कौन को। कौन पढ़ता है, तो उत्तर यहाँ पहले मिल गया कि मैं पढ़ता हूँ। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई लिखा भी गया है,
ठीक है। तो आई वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच गया, ये किताब रोज सुबह में एक किताब पढ़ता हूँ, ये जितना सेंटेंस है ये सबको बोलते हैं क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में देखिए क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। तो प्रेडिकेट में मुख्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया है। किसका हिस्सा है, प्रेडिकेट का। अब जरूरी नहीं मुख्य क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, वर्ब है तो वह प्रेडिकेट का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा, प्रेडिकेट का। अब आते हैं कि आप देखते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो पता चला एक किताब, एक किताब। तो एक किताब क्या निकला, ऑब्जेक्ट निकला। तो ऑब्जेक्ट भी किसका हिस्सा होता है, प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। ठीक। अब उसके बाद कब पढ़ता हूँ, रोज सुबह में। तो रोज सुबह में समय भी जो निकला वो भी किसका हिस्सा है, प्रेडिकेट का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाए वह वाक्य में क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब हम आपको ये दिखाते हैं दूसरा सेंटेंस कि बोला दे बाट ब्लैक पेन्स। वे, दे का मतलब वे लोग, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग। बाट मतलब खरीदे, ब्लैक मतलब काली, और पेन मतलब कलमे, है ना। वे लोग काली कलम खरीदे, है ना। वे लोग कैसी कलम खरीदे, काली कलम खरीदे। तो हिंदी में जब ऐसे लिखा जाएगा वे लोग, है ना, काली कलम खरीदे, काली और कलम खरीदे। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई ना प्यारे बंधु। कौन खरीदा, तो उत्तर मिला वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी क्या बनी है, दे। तो दे क्या है, सब्जेक्ट हो गया। दे के अलावा जो भी बच गया, काली कलम खरीदे, ये पार्ट किसका हो गया, प्रेडिकेट का। अब देखिए बाई की सेकेंड फॉर्म है बाट, बाई मतलब खरीदना। तो मुख्य क्रिया किसका भाग है, प्रेडिकेट का, है ना। पेन कैसी है, काली है, एडजेक्टिव बता रहा है, ये भी किसका हिस्सा है, प्रेडिकेट का, है ना। क्या खरीदा, कलम खरीदा, ऑब्जेक्ट है, क्या इस किसका हिस्सा, प्रेडिकेट का। तो आई होप आप समझ गए। सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ क्या लगा है, प्रोनाउन लगा है। क्या लगा है, प्रोनाउन लगा है। बात समझ गए। तो यानी आप कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, जी बिल्कुल होता है। ये बात मेरी समझ में आ गई। अब आगे देखिए सेम एग्जाम्पल है। यहाँ बोला राम डज हिज वर्क टाइमली। राम अपने कार्य को समय से करता है। कैसे करता है, समय से करता है। कौन करता है, राम करता है। प्यारे बंधु राम तो सब्जेक्ट निकला, ये सब्जेक्ट हो गया, SUBJ शॉर्टकट में सब्जेक्ट हो गया। क्या है, सब्जेक्ट हो गया, जी हाँ राम सब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं डू माने होता है करना, डज मतलब करता है। तो करता है क्या निकल गया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब निकल गया। ये भी आप समझ के यानी निकल गया। ठीक। तो राम क्या करता है, ऑब्जेक्ट अब निकालिए, राम क्या करता है। तो राम, है ना, मैं ऐसे बोलूं राम क्या के साथ, यहाँ करना वर्ब क्या दिया, करना, तो करना लगा लिए। तो राम क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट क्या मिला, कार्य। किसका कार्य, अपना कार्य करता है। तो अपना कार्य क्या हो गया, यहाँ पे हिज वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। हिज वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या निकला, हिज वर्क निकला, है ना। और टाइमली समय को दर्शा रहा है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो पूरा भाग है प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में हम देखेंगे मुख्य क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है। हम बाद में देख लेंगे प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट के कितने। अब की बार सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लगा, जी नाउन लगा है ना। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो मेरे प्यारे बंधु क्या नाउन सब्जेक्ट होता है, जी हाँ नाउन भी सब्जेक्ट होता है। अभी आपने देखा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, अब आप देख रहे हैं नाउन भी सब्जेक्ट होता है। अब क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है, अब आते हैं। लिखा यू एंड आई, है ना, यू एंड आई आर गुड स्टूडेंट्स।
तुम और मैं अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो जब भी दो प्रोनाउन साथ में लिखे जाएं तो पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर है ना थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा जाता है। तो अब देखिए इसमें सिर्फ सेकंड और फर्स्ट है, सिर्फ सेकंड और फर्स्ट है, इसलिए यू एंड आई जब दो लोग हो गए तो वर्ब क्या लगा, आर लगा है। खैर ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जानते रहिए यू एंड आई आर गुड स्टूडेंट्स, है ना, तुम और मैं अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मैं और तुम अच्छे विद्यार्थी हो। ठीक, कौन अच्छे विद्यार्थी हैं, मैं और तुम। देखिए अब सब्जेक्ट कितने लोग हैं, दो। क्या सब्जेक्ट एक से अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। क्या सब्जेक्ट दो प्रोनाउन हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, सब्जेक्ट दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन भी हो सकता है। आपने इतनी बारी बातें सीखी, अब आते हैं। ठीक है, इधर जो बच गया मैं और तुम्हारे बारे में, वो सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब आते हैं, यहाँ लिखा है राम एंड श्याम वर टू फ्रेंड्स इन माई क्लास, वर टू फ्रेंड्स इन माई क्लास। तो राम और श्याम मेरे क्लास में दो मित्र थे। तो देखिए राम और श्याम के बारे में जितना बात बोला गया कि क्लास में दो मित्र थे, ये हो गया प्रेडिकेट। कौन क्लास में दो मित्र थे, राम और श्याम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो अब आपने देखा दो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है ना, एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्रोनाउन प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आपने देखा डबल प्रोनाउन भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और इसमें आपने देखा डबल नाउन भी वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है एक नाउन एक प्रोनाउन, जी बिल्कुल हो सकता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कोई ये बोले राम एंड आई, राम एंड आई, है ना, तो राम और मैं, हिंदी में अगर आपको ऐसे ट्रांसलेशन बोला जाए, मैं और राम, मैं और राम, ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे हैं। तो प्यारे बंधु आपको यहाँ समझ में आना चाहिए, ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन। तो राम की अंग्रेजी पहले होगी एंड आई, और उसके बाद जब दो लोग हो गए तो आर, है ना, गुड, क्या, गुड। अब यहाँ पे ये दो एक नाउन एक प्रोनाउन वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर है। तो अब आते हैं सेम इसी तरह, ही इज सो हैंडसम गाइस, वह बहुत खूबसूरत गाइस है, मतलब लड़का है, एक प्रकार से दोस्त है। अब ये कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ही सिंगुलर है, ये भी प्रोनाउन है। समझ में आया, ही के बारे में जितना बोला गया सब क्या है, प्रेडिकेट है ना। तो आई होप समझ गए। अब बात आती है, आपने अभी तक ये देखा एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, डबल प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक प्रोनाउन और एक नाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आपने देखा है ना। अब आते हैं, क्या सब्जेक्ट एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक वर्ड हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, एकदम शक की बात ही नहीं। जैसे इस सेंटेंस में देख लीजिए, बोला द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, डाइड एट नाइट, रात में मर गया। बूढ़ा आदमी रात में मर गया, कौन मर गया, तो बूढ़ा आदमी की क्या है, द ओल्ड मैन। अब द ओल्ड मैन पूरा सब्जेक्ट है, लेटर में देखा जाए तो एक लेटर, सॉरी वर्ड में देखा जाए तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड हो गए, है ना। तो क्या एक से अधिक वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, वर्ब तो सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार लगता है ना। ठीक है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें आर्टिकल है जी, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, यानी ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, डाइड एट नाइट, क्या हुआ, रात को मर गया, ये प्रेडिकेट है। क्लियर है। अब देखिए द काउ इज यूजफुल एनिमल, गाय क्या है, लाभदायक जानवर है, गाय लाभदायक जानवर है। आपको क्या मिला,
काऊ इज यूजफुल एनिमल, क्या मिला, कौन लाभदायक एनिमल है, काऊ। तो काऊ से पहले दा लगा, लेकिन ये भी क्या है, सब्जेक्ट है ना, इधर क्या है, प्रेडिकेट। ठीक, तो अब आते हैं सी आई एंड सीता, ऐसे लिखा है, दो प्रोनाउन एक नाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सी आई एंड सीता, तो देखिए अब एंड को सीता, एंड के बाद सीता लिखा, इसलिए हमने भी क्या किया, सीता को बाद में कर दिया। ऐसे तो नहीं, तो ऐसे भी कर सकते थे, सीता एंड आई, करेक्ट तो यही क्रम होना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी बाद में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, सी आई एंड सीता, क्योंकि यहाँ दो प्रोनाउन को एक साथ कर दिया, नाउन को क्या किया, अलग किया है, तो रूल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आर वाइज स्टूडेंट इन आवर स्कूल, है ना। अब कौन बुद्धिमान विद्यार्थी हैं इन आवर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में कौन बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, तो वह मैं और सीता, है ना, बुद्धिमान है। तो ये क्या सब्जेक्ट, एक से अधिक पर्सन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक से अधिक प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं। तो प्यारे बंधु, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है क्वालिफायर, दूसरा भाग होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड को ही दूसरा नाम दिया गया क्या, मेन वर्ड। अब आप क्वालिफायर और हेड वर्ड या मेन वर्ड, बात समझ में गए। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, मुख्यतः दो भाग होते हैं, क्या होते हैं, क्वालिफायर, हेड वर्ड और मेन वर्ड। तो ये बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं कि एक सेंटेंस कि क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है। तो आप एक सेंटेंस लिखा गया है कि अ बॉय इज प्लेइंग विथ बॉल, एक लड़का जो है बाल के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा है ना प्यारे बंधु, कौन खेल रहा है, एक लड़का, जैसा कि एक लड़का, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो गए। इज प्लेइंग विथ बॉल, है ना, कौन खेल रहा है, एक लड़का, किससे खेल रहा है, बाल से खेल रहा है। अब एक बात बताइए, अब इस एक और लड़का में, एक और लड़का, ये तो दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन चीज कौन का करेगा, खेलने वाला काम कौन करेगा, तो लड़का करेगा ना, एक तो नहीं खेल सकता, एक इसकी संख्या को दर्शा रहा है ना। बेशक ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये तो नहीं खेल सकता, खेल तो ये मेन काम यही करेगा। जो मेन काम करता है वही मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है, बात समझ गए। यानी जो मेन पर्सन होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, मुख्य वस्तु होता है, वही काम, है ना, हेड वर्ड या मेन वर्ड का करता है। उसके पहले हेड वर्ड और मेन वर्ड के ठीक पहले जो वर्ड लगता है उसी को क्वालिफायर बोलते हैं। तो परिभाषा भी आपको समझ में आ गई, क्वालिफायर क्या होता है। तो आप ये बोल सकते हैं हेड वर्ड या मेन वर्ड, दोनों में से एक ही बोलिए, कि मुख्य शब्द के ठीक पहले जो हेड वर्ड लगता है वही क्या होता है, क्वालिफायर होता है। तो मुख्य शब्द, है ना, या हेड वर्ड, मेन वर्ड, दोनों का बात क्या है, देखिए। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में आई इज प्लेइंग, ये तो प्रेडिकेट हो गया, ये दोनों क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसमें बोला है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है। तो कौन छिपता है, सन, तो सन के साथ क्या जुड़ा, द, ये हो गया सब्जेक्ट, इधर क्या हो गया, प्रेडिकेट। लेकिन अब सब्जेक्ट सिंगल नहीं है, सब्जेक्ट कई वर्ड के साथ है। तो जब भी सब्जेक्ट कई वर्ड के साथ होगा तो उसमें क्वालिफायर जरूर होगा, उसमें क्वालिफायर जरूर होगा। तो अब क्या बोला है ना, कौन पश्चिम में छुपता है, सन। तो अब इसमें द और सन में छिपने का काम तो द करेगा नहीं, जब भी करेगा कौन करेगा, सन। तो ये हेड वर्ड हो गए, ये क्या हो गया, हेड वर्ड के ठीक पहले यूज हुआ है,
तो क्वालिफायर का मतलब विशेषता बताना। ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? सन की। बात समझ गए, है ना? तो हेडवर्ड के ठीक पहले आने वाला शब्द ही क्या होता है? क्वालिफायर होता है, ठीक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हेडवर्ड के ठीक बाद आने वाले जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बीच में कई बार क्वालिफायर इधर भी लग जाता है, इसलिए उसकी कंडीशन हम बाद में देखेंगे। इसलिए प्रेडिकेट ये नहीं कह सकते। प्रेडिकेट वही कहेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में, है ना, जो कुछ कहा जाता है ना, वह ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अलावा जो बच गया वह क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के अलावा देखिए, सब्जेक्ट को निकाल लिए, ये बच गया तो ये प्रेडिकेट हो गया, बात खत्म, ठीक। अब आते हैं आगे कि प्यारे बंधु, अब आपको एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि जब आपने ये सब देख लिया तो अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। अब ये चीज़ बड़ा जो है आपको मुश्किल में डाल सकता है कि सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं? पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में कुछ विशेष बातें हैं। पहले हम 3 को देखेंगे, फिर बाद में एक और जोड़ेंगे, है ना। अब इधर अलग से कौन है? प्रेडिकेट है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट के पार्ट डिटरमाइनर होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट एडजेक्टिव होते हैं, है ना। और सब्जेक्ट का पार्ट ही क्या होता है? हेडवर्ड। तो ये तीनों किसके भाग हैं? सब्जेक्ट के भाग हैं। पहले एक एक को देखते हैं, ठीक। पहले एक एक को देखते हैं। अब क्या है, एडजेक्टिव क्या करता है? इस हेडवर्ड की विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता बताता है। और डिटरमाइनर क्या करता है? इस चीज को डिटरमाइन करता है कि ये संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है, ठीक। ये संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है, इस चीज को डिटरमाइन करता है, यानी निर्धारित करता है ना। वही क्या होता है? डिटरमाइनर होता है। तो आप देख रहे हैं हेडवर्ड कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है एडजेक्टिव के बाद। तो अगर आपसे कोई क्रम पूछता है कि एडजेक्टिव कहाँ लगता है, तो हेडवर्ड के पहले लगता है, ठीक। सब्जेक्ट का अगर हिस्सा है एडजेक्टिव तो हेडवर्ड के पहले लगेगा। मैं प्रेडिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेडिकेट में भी एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट का हिस्सा है तो हेडवर्ड के कहाँ लगेगा? पहले लगेगा। डिटरमाइनर कहाँ लगता है? अगर एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है? डिटरमाइनर लगता है। बात समझ गए? ये 1 पे लगेगा, ये 2 पे लगेगा, ये जनाब चले जाएंगे 3 नंबर पे। क्लियर है? अगर हेड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हेडवर्ड है, हेडवर्ड सब्जेक्ट में अगर एडजेक्टिव लगा है तो एडजेक्टिव हेडवर्ड के ठीक पहले होगा, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले अगर कोई शब्द है तो वो 100% वो डिटरमाइनर होगा। क्या होगा? डिटरमाइनर होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा गया है कि ए ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। कौन दौड़ता है? अब आप कौन दौड़ता है? तो मैं एक काली बिल्ली, ये सब्जेक्ट का पार्ट निकला। कौन दौड़ता है? एक काली बिल्ली है, तो प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट सिंगल वर्ब भी हो सकता है, समझ गए ना। तो कौन दौड़ता है? एक काली बिल्ली। अब बात ये आती है, काली तो दौड़ेगी नहीं, ये तो दौड़ेगा नहीं, मेन काम कौन करेगा? बिल्ली। बिल्ली हो गए हेडवर्ड, बिल्ली हो गई हेडवर्ड। अब इस बिल्ली की विशेषता कैसी है? काली है, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये काले की संख्या कितनी है? आ मतलब कोई, है ना, एक। तो इसके नंबर को दर्शा रहा, डिटरमाइन कर रहा है, ठीक। ये हो गया डिटरमाइनर। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक, कि डिटरमाइनर कौन से वर्ड होते हैं? वे वर्ड जो एडजेक्टिव से पहले लगते हैं, है ना, वही क्या होते हैं? डिटरमाइनर होते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि ए एन द बस यही लगेगा, कुछ भी लग सकता है, ए एन द। जैसे देखिए इसमें एक काली बिल्ली दौड़ती है, तो कौन दौड़ता है? एक काली बिल्ली, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो इसमें सबसे एक मेन काम ये करेगा तो ये मेन वर्ड,
इसकी विशेषता ये बता रहे थे एडजेक्टिव, है ना। और ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। एडजेक्टिव से ठीक पहले जो लगता है वही क्या है, डिटरमाइनर। दूसरे वाले में देखिए, एन ओल्ड मैन सिंग्स अ सॉन्ग, एक बूढ़ा आदमी, है ना, एक गाना गाता है। तो कौन गाना गाता है, एक बूढ़ा आदमी, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। गाना गाता है, एक गाना गाता है, ये प्रेडिकेट हो गया, छोड़ दीजिए उसको। अब आते हैं सब्जेक्ट के भाग में। गाने का काम तो आदमी करेगा ना, वो ये बूढ़ा तो उसकी विशेषता है। अब बूढ़ा से पहले आने लगा तो डिटरमाइनर हो गया, ठीक। इसी तरह द ब्यूटीफुल गर्ल इज स्लीपिंग, सुंदर लड़की सो रही। कौन सो रहा है, सुंदर लड़की। तो द ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट हो गया, इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है। गर्ल सोने का काम करेगी तो हेडवर्ड, ब्यूटीफुल उसकी विशेषता बता रहा है, और द इससे पहले लगाते डिटरमाइनर हो गया, ठीक। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में, देखते हैं क्या बोला है। हिज एल्डर ब्रदर प्लेड हॉकी, उसका बड़ा भाई हॉकी खेला। कौन हॉकी खेला, उसका बड़ा भाई। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब बोला हॉकी खेलने का काम तो भाई करेगा ना, ये तो हेडवर्ड हो गया। इसकी विशेषता क्या है, कैसा है, भाई बड़ा है, ये तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से पहले क्या लग गया, हिज। इस बार हिज क्या है, डिटरमाइनर है। तो कोई जरूरी नहीं ए एन दा ही हो, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, योर भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो अब जो एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा वो डिटरमाइनर होगा। हेड वर्ड से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले जो लगेगा वो डिटरमाइनर होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे देखते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। इस बार हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में एक चीज़ बढ़ा दिए, वो आपको दिख रही होगी। अभी तक आपने देखा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपने हेडवर्ड देखा था, एडजेक्टिव देखा था और डिटरमाइनर देखा था। इस बार आपने देखा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में एक चीज़ बढ़ गया, क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बढ़ा है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब आप क्या देखिए कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है हेडवर्ड, चौथा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो आप क्या देख रहे हैं, हेडवर्ड ही वो सबसे मेन शब्द है जिसके ठीक पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ठीक पहले डिटरमाइनर लगता है, हेडवर्ड के तुरंत बाद क्या लगता है, एडजेक्टिव फ्रेज लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि हेडवर्ड ही वो मेन शब्द है, एक तो जो एक्शन को करता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि हेडवर्ड के तुरंत बाद आने वाला फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हेडवर्ड के तुरंत पहले आने वाला जो शब्द होता है, अगर वो विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव से ठीक पहले आने वाला शब्द क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। अब सवाल ये उठता है एडजेक्टिव फ्रेज किसको कहते हैं। ऐसा फ्रेज होता है जिसमें एक प्रीपोजिशन जरूर रहेगा। तो देखिए यहाँ एक प्रीपोजिशन है, जी है, एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ एक प्रीपोजिशन है, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ एक प्रीपोजिशन है, यहाँ एक प्रीपोजिशन। ऐसा एक फ्रेज जिसमें एक प्रीपोजिशन जरूर होगा, है ना, और वो हेडवर्ड के तुरंत बाद यूज हो, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। वह फ्रेज जो हेडवर्ड के तुरंत बाद यूज हो और उसमें कम से कम एक प्रीपोजिशन हो, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सब्जेक्ट का पार्ट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। आइए आगे देखते हैं। अब प्रेडिकेट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तो हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है कि पूछा है सवाल में, है ना, कि द ओल्ड मैन, है ना, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कोने में खड़ा है, लाफ मतलब हंसता है। कौन हंसता है, तो आप कहेंगे कि बूढ़ा आदमी। कौन हंसता है, बूढ़ा
आदमी। मेन सब्जेक्ट तो ये होगा, लेकिन ये भी सब्जेक्ट है प्यारे बंधु, लेकिन एक फ्रेज के तहत यूज हुआ है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि मेन वर्ब यहाँ है। मेन वर्ब से पहले जो कुछ होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब यहाँ है। अब इसके बाद तो और प्रेडिकेट का हिस्सा गायब है। इसके पहले जितना कुछ है सब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक। तो द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। बूढ़ा आदमी जो कोने में खड़ा है हंसता है। तो कौन हंसता है? बूढ़ा आदमी जो कोने में खड़ा है। इस बार सब्जेक्ट ये हुआ, इस बार सब्जेक्ट ये हुआ। अब इसमें मेन काम कौन करेगा? हंसने का, ये। तो इसलिए मेन वर्ड ये हुआ, हेड वर्ड ये हुआ। अब इसकी विशेषता कैसा? बूढ़ा है, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से पहले दा लगा है, डिटरमाइनर हो गया। अब आदमी के बाद जो फ्रेज आया है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो आई होप एकदम क्लियर है। ठीक। अब आइए, अब इसमें देखते हैं क्या बोला है। अ फैट गर्ल एट द गेट इज वीपी। एक मोटी लड़की जो गेट पर है रो रही है ना? क्या है? अब कौन रो रहा है? एक मोटी लड़की जो गेट पर है ना। गेट पर एक मोटी लड़की क्या है? रो रही है। तो कौन रो रहा है? गेट पर एक मोटी लड़की। ये तो ये सब्जेक्ट हुआ ना प्यारे बच्चों। ठीक। सब्जेक्ट में देखेंगे तो मेन काम तो रोने वाला लड़की करेगी। लड़की की पोजीशन ये बता रहा है, फ्रेज है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। लड़की कैसी विशेषता फैट बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से पहले जो लगा वो डिटरमाइनर है। तो यहाँ ए लगा है तो ये डिटरमाइनर है। क्लियर है? इसी तरह माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स। ठीक है। कौन पढ़ता है? मेरी बड़ी बहन। अब बड़ी बहन, इसकी विशेषता क्या है? लिविंग, एडजेक्टिव फ्रेज में लिविंग इन दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली में। तो मेरी बड़ी बहन जो दिल्ली में है, रीड्स मतलब पढ़ती। कौन पढ़ता है? मेरी बहन, बड़ी बहन जो दिल्ली में। तो मेन काम तो सिस्टर करेगा ना रीड करने का। लिविंग इन दिल्ली ये तो फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि हेडवर्ड के तुरंत बाद है, इसमें एक प्रीपोजिशन है इसलिए फ्रेज है। ये सिस्टर कैसी है? बड़ी है। बड़ी की विशेषता कौन बता रहा? माई। तो माई क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। बात समझे? समझे ना? डिटरमाइनर से संबंध बता रहा है एडजेक्टिव। यानी ये जो एडजेक्टिव है एल्डर है ना, ये किससे संबंध बता रहा है? मेरा से। तो यही क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। तो एडजेक्टिव से पहले आने वाले वे शब्द क्या होते हैं? डिटरमाइनर होते हैं। परिभाषा एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हेडवर्ड के ठीक पहले आने वाला शब्द क्या होता है? क्वालिफायर होता है। अगर आप क्वालिफायर पूछा जाए तो क्या है? हेडवर्ड के ठीक पहले आने वाला शब्द मुख्यतः जनरली क्वालिफायर होता है लेकिन हेडवर्ड के बाद भी आने वाला पार्ट क्या होता है? क्वालिफायर होता है। हेडवर्ड अलग है, ये भी सब्जेक्ट का हिस्सा, लेकिन ये डिटरमाइनर और ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये तीनों ये और ये, इन तीनों को बोलते हैं क्वालिफायर। क्या बोलते हैं? क्वालिफायर। तो क्वालिफायर्स जरूरी नहीं हेडवर्ड के पहले लगते हैं, हेडवर्ड के बाद भी तो लगता है। हेडवर्ड के बाद कौन सा क्वालिफायर लगता है? एडजेक्टिव फ्रेज। तो हेडवर्ड के पहले कौन सा क्वालिफायर लगता है? एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। बात समझ में आई? और ये तो प्रेडिकेट है, इसकी तो बात ही मत करिए। ठीक। अब आते हैं, योर एंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल। तुम्हारा छोटा भाई कानपुर में है, क्या है? बीमार है। कौन बीमार है? तुम्हारा छोटा भाई। ठीक है। अब इन कानपुर ये फ्रेज है क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन लगा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज की पोजीशन है हेडवर्ड के तुरंत बाद। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? क्वालिफायर होता है। ठीक है। बीमार कौन होगा? भाई होगा। तो ये तो हेडवर्ड हो गए। भाई कैसा है? यंगर है, छोटा है। तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ क्या है? डिटरमाइनर है, क्या एडजेक्टिव से संबंध बताता है। ठीक। तो
तो आई होप प्यारे बंधुओं आपको समझ में बात आ गई। अब आते हैं, अभी तक आपने जो देखा कि सब्जेक्ट या तो आपने नाउन के रूप में देखा या तो प्रोनाउन के रूप में देखा, यही ने देखा है ना। और सब्जेक्ट क्वालिफायर के रूप में भी आपने देखा। अब क्वालिफायर में आपने ये देखा, क्वालिफायर्स में 3 चीज़ें थी। कौन कौन चीज़ें थी? कौन कौन चीज़ें थी? आपने ये देखा कि डिटरमाइनर था, एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव फ्रेज भी था। ये तीनों पार्ट किसके थे? क्वालिफायर के थे, एडजेक्टिव फ्रेज। ये चीज़ें आपने देखा। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्वालिफायर हो सकता है, हाँ हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ये चीज़ें आपने देखा। 2 नाउन हो सकते हैं, 2 प्रोनाउन हो सकते हैं, 1 नाउन और 1 प्रोनाउन हो सकते हैं, दोनों नाउन हो सकते हैं, दोनों प्रोनाउन हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखा। अब आइए देखते हैं कि क्या उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट है। लिखा गया है प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना है ना लाभदायक होता है। तो कौन लाभदायक होता है? खेलना। अब आप कहेंगे सर ये तो वर्ब निकला है। जी खेलना तो है, एक्शन तो बोल रहा है, लेकिन ये लगा कहाँ है? वाक्य में, सब्जेक्ट के स्थान पे लगा है। क्योंकि जब हम प्रश्न कर रहे हैं कौन लगा के, तो ऐसे में उत्तर जो मिलेगा वो तो सब्जेक्ट होगा ना, वो तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो कौन लाभदायक है? खेलना लाभदायक है। तो इसलिए क्या है कि भैया हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे, खेलना लाभदायक है, लाभदायक है। तो कौन लाभदायक है? खेलना। उत्तर मिल गया, यानी ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब तो ये वर्ब रह ही नहीं गया, वर्ब का स्टेटस खो दिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया? वर्ब का स्टेटस खो दिया है, तो अब ये सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे शब्द को जो वर्ब की तरह दिखता हो और वर्ब के आईएनजी फॉर्म में हो, है ना, उसको बोलते हैं जीरंट। क्या बोलते हैं? जीरंट। बात समझे? सेम चीज लिखा, टू प्ले इज यूजफुल, इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है। इसमें भी बोला खेलना लाभदायक। कौन लाभदायक? खेलना लाभदायक। खेलना की अंग्रेजी क्या लिखा है? टू प्ले। क्या लिखा है? टू प्ले। तो ऐसा शब्द जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जैसा लगता हो लेकिन उससे पहले टू लगा हो, तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ तो समझ में आया ना कि खेलना लाभदायक है, ये भी है, खेलना लाभदायक ये भी। तो आप ये भी समझ गए कि इन्फिनेटिव और जीरंड एक ही काम करता है। वाक्य में किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। तो इन्फिनेटिव भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, जीरंड भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है ना। आप बात समझ में आई? यहाँ देखिए, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट क्या होता है? प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ये तो ऑलरेडी आपको बता दिए थे। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्वालिफायर लग सकता है, जी। हेडवर्ड हो सकता है, जिसको मेन वर्ड बोलते हैं, है ना, ये भी हो सकता है। जीरंड हो सकता है ना, इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। बात समझ में आई? प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपने ये भी तो देखा प्यारे बच्चों, इनके अलावा 2 नाउन हो सकते हैं। नाउन प्लस नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन प्लस प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है ना। और नाउन प्लस, है ना, ये क्या बोले, नाउन प्लस नाउन, है ना, प्लस प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। तो बात समझिए, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो आई होप आप इसका अच्छे से नोट बुक बनाइएगा, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, है ना। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।